मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस पंकज चौधरी इन्होंने संसद में ये बताया कि भारत में जो 56 करोड़ अकाउंट्स जनधन के ओपन हुए हैं उसके लगभग 23% जो अकाउंट हैं वो इनएक्टिव हैं, मतलब डॉर्मेंट हो चुके हैं, इनऑपरेटिव हैं वो अकाउंट। तो ये बहुत खास न्यूज है क्योंकि ये न्यूज से आप कनेक्ट कर सकते हैं जो भी हाल फिलहाल में आरबीआई की एमपीसी हुई थी उसमें इसके बारे में कुछ बात बताई गई थी, उससे ये न्यूज बहुत अच्छे से कनेक्ट होती है। तो हम ध्यान से समझेंगे ये न्यूज पूरी आखिर है क्या, यहाँ पे इनएक्टिव अकाउंट का मतलब क्या होता है, वो हम बहुत डिटेल में समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में बात करें तो इसमें लगभग 56 करोड़ या 56 करोड़ से ज़्यादा अकाउंट्स अभी रजिस्टर्ड हैं और इसमें जो इनएक्टिव अकाउंट या इनऑपरेटिव अकाउंट है उनकी संख्या 13.04 करोड़ रुपीज़ है। परसेंटेज में देखा जाए तो 23%, मतलब 1/5 से ज़्यादा जो अकाउंट है वो इनएक्टिव है, मतलब उन्हें कोई ऑपरेट नहीं कर रहा है। और अगर हम टॉप 3 स्टेट्स की बात करें कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा इनऑपरेटिव अकाउंट्स हैं तो पहले नंबर पे है उत्तर प्रदेश जिसमें 2.75 करोड़ हैं, फिर है बिहार 1.39 करोड़ और फिर आता है मध्य प्रदेश 1.07 करोड़। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जन धन अकाउंट के मामले में, ओपन होने के मामले में भी ये नंबर 1 पोजीशन पे है। लगभग 99 करोड़ 99 लाख के आसपास जो अकाउंट्स हैं वो आपके यहाँ पे उत्तर प्रदेश में ऑपरेटिंग है, जन धन अकाउंट के मतलब ओपन किए गए हैं। उसमें से 2.75 करोड़ क्या है, इनऑपरेटिंग बताया जा रहा है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि इनएक्टिव इनऑपरेटिव ये अकाउंट का मतलब क्या होता है। तो आरबीआई ने इसके पीछे ना एक डेफिनेशन दी हुई है, उसके आधार पे होता है। ऐसे नहीं होता कि बैंक का जब मन करे आपका अकाउंट इनऑपरेटिव कर दे। तो इनऑपरेटिव या डॉर्मेंट कोई भी अकाउंट करना है तो उसके लिए ये बताया गया है कि उस अकाउंट में नो कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजेक्शन होना चाहिए, मतलब कस्टमर के द्वारा कोई भी ट्रांजेक्शन अगर नहीं हो रहा है, कब तक, फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 2 ईयर, 2 साल से अधिक हो गए लेकिन कस्टमर इंड्यूस्ड कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, तब वो अकाउंट इनऑपरेटिव हो जाता है। अब यहाँ पे कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजेक्शन का मतलब ये है कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो, डिपॉजिट ही नहीं, चाहे आप डिपॉजिट कर रहे हो, चाहे विड्रॉल कर रहे हो, चाहे फंड ट्रांसफर कर रहे हो, कुछ ना कुछ होना चाहिए। या फिर कुछ नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन भी आप करो, जैसे बैलेंस इंक्वायरी, केवाईसी अपडेट, ये सब आपका हो रहा है तो ये माना जाता है कि जो आपका अकाउंट है वो ऑपरेटिंग है, एक्टिव है, आप अपने अकाउंट को देख रहे हैं, संभाल लें। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो ट्रांजेक्शन की बात है वो चाहे डेबिट वाला ट्रांजेक्शन हो और चाहे क्रेडिट वाला ट्रांजेक्शन हो, दोनों में से कोई भी हो रहा है तो वो आपका अकाउंट इनऑपरेटिव नहीं होगा। लेकिन 2 साल तक बीत गए और कुछ भी कस्टमर इंड्यूस्ड यहाँ पे नहीं हुआ तो वो आपका अकाउंट इनऑपरेटिव हो जाएगा। चाहे आप ये जो भी डेबिट क्रेडिट या कुछ भी करें, चाहे आप ब्रांच से करें, एटीएम से करें या फिर अपने मोबाइल बैंकिंग से करें, कहीं ना कहीं से होना चाहिए। इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट ये भी बताया गया है कि कुछ ऑटोमेटिक ट्रांजेक्शन्स जो हो गए, जैसे इंटरेस्ट क्रेडिट होना है आपके बैंक अकाउंट में, आपने आपके अकाउंट में कुछ पैसा, मान लीजिए 10,000 रुपये है, उसका कुछ इंटरेस्ट बना है 4% के पास, आपके अकाउंट में कुछ 400-500 रुपये से आने हैं तो वो आए तो वो इसमें नहीं गिना जाएगा कि ये ट्रांजेक्शन हुआ है, वो तो ऑटोमेटिक ट्रांजेक्शन है, कस्टमर इंड्यूस नहीं है। इसी तरह जो सर्विस चार्ज डेबिट हो रहा है, आपको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड कुछ इशू कर रखा है तो ये जो भी क्रेडिट डेबिट कार्ड का जो चार्जेस कट रहे हैं तो वो भी काउंट नहीं होते हैं इसमें, कस्टमर इंड्यूस ट्रांजेक्शन में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जितने ऑटोमेटिक ट्रांजेक्शन्स हैं वो काउंट नहीं होते हैं, जो कस्टमर इंड्यूस्ड होंगे, आपने अपने आप कुछ किया है, आपके अकाउंट में किसी ने पैसा भेज दिया या फिर आपने ही पैसा जमा किया, आपने विड्रॉल किया, फंड ट्रांसफर किया किसी को, बैलेंस इंक्वायरी की, ये सब कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजेक्शन में आते हैं। ये अगर हो रहे हैं तो आपका अकाउंट जो है वो इनऑपरेटिव नहीं होगा। और ये सारे जो गाइडलाइंस हैं ये केवल जो जन धन अकाउंट है उनके लिए नहीं लागू है, जितने भी अकाउंट आपके बैंक में हैं उनके लिए लागू होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग समझ लेंगे जनधन के लिए, नहीं, सबके लिए यही नियम है, जितने भी आपके सेविंग अकाउंट्स हैं सबके लिए सेम नियम काम करते हैं। तो ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, 2 साल तक कौन से ट्रांजेक्शन माने जाते हैं कौन से नहीं। तो इतने ज़्यादा जो जन धन अकाउंट हैं वो इनएक्टिव आखिर हैं क्यों? तो इसके पीछे कुछ पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं। जैसे अकाउंट जब शुरुआत में ये जनधन योजना आई थी 2014 के आसपास, तब ये अकाउंट बहुत तेजी से खोले गए थे कंप्लाइंसेस के तहत, बहुत सारे इसमें टारगेट भी हो सकता है दिए गए हों कि इतने अकाउंट आपको ओपन करने हैं, कुछ स्कीम का बेनिफिट वगैरह आप सोच करके कि ऐसा ऐसा होगा, तो वो सब शुरुआत में खोले गए, लेकिन बाद में चल करके लोगों को नहीं समझ में आता है या फिर उनको ये समझ में आता है कि इसमें हमें पैसा बार बार जमा करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, इससे अच्छा घर में रखो, क्योंकि ये अकाउंट ही गरीब लोगों के लिए था। तो वो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का मन भर गया हो, ये यूज़ नहीं करते इस वजह से। बहुत सारे जो लोग हैं वो माइग्रेशन की वजह से मतलब गांव में अकाउंट खुलवा लिया है,
अब फिर बड़े जो हो गए या फिर जिम्मेदारी आ गई, जब अकाउंट खुलवाया था 18 साल के रहे होंगे, 20-25 साल के हो गए, तो काम की वजह से बाहर जाना पड़ा, तो इस वजह से अब जो गांव में अकाउंट खुलवा रखा है वो ज़्यादा ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। शहर में आ गए तो वहाँ सोचे कि यहाँ अकाउंट ओपन कर लेते हैं, कोई भी अकाउंट ओपन कर लिया तो वो यूज करें, इस वजह से भी जो अकाउंट है उसमें इनऑपरेटिव की संख्या बढ़ती गई। फिर एक बहुत बड़ा फैक्टर इसका ना फाइनेंशियल इलिटरेसी भी है। मतलब अकाउंट ओपन हो गया, लोगों को टेंशन नहीं, पता ही नहीं कि 2 साल तक अगर ऑपरेट नहीं करेंगे तो अकाउंट बंद हो जाएगा। तो इस वजह से लोग सोच रहे हैं अकाउंट तो है ही, नहीं यूज करेंगे, पैसा नहीं डालेंगे तो क्या हो गया, पैसा जो जमा है ठीक है वो चलता रहेगा। तो इस वजह से भी बहुत सारे अकाउंट जो है वो इनऑपरेटिव हो जाते हैं। फिर ये जो कैश ट्रांजेक्शन वाला है, क्योंकि गांव देहात के लिए अकाउंट ये होते हैं, तो ज़्यादातर गांव देहात में कैश ट्रांजेक्शन को लेकर के ही ज़्यादा यहाँ पे रहता है कि अभी गेहूं बेचा है, कैश मिला है, रखते हैं क्योंकि अभी खर्च करना है अगली फसल के लिए, तो कैश ट्रांजेक्शन नहीं चलता रहता है। इस वजह से जो अकाउंट ओपन कर रखा है उसका उतना यूज नहीं हो पा रहा है, या फिर कुछ और बैंकिंग चैनल का प्रयोग कर लेते हैं, जिस वजह से ये जो अकाउंट है ये इनऑपरेटिव बना रहता है। फिर कुछ जो अकाउंट हैं वो केवल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के लिए ओपन किए गए होंगे, कि लोगों को लगा होगा कि डीबीटी मिलेगा, तो हो सकता है मिला हो, और हो सकता है कुछ समय के बाद वो जो लोग अभी एलिजिबल रहे हों डीबीटी के लिए, बाद में चल कर के इनएलिजिबल हो गए हों, तो ऐसे में जो अकाउंट है वो इनऑपरेटिव हो गया और इस वजह से वो यूज नहीं हो पा रहा, क्योंकि केवल वो एक ही उद्देश्य के लिए खोला गया था उनका, इस वजह से वो फिर नहीं यूज कर रहे। फिर यहाँ पे एक ये भी आंकड़ा आप अगर देखेंगे, जैसा मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनधन अकाउंट हैं और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेगेटिव अकाउंट हैं। तो यहाँ पे ये भी बात बताई जा रही है कि जितने पूरर स्टेट्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई रजिस्ट्रेशन है, वहीं पर जो हाई इनएक्टिविटी रेट भी देखने को मिला है। उसका मेन रीज़न मुझे लगता है माइग्रेशन भी होता है। माइग्रेशन पूरे स्टेट में होता है क्योंकि लोग यूपी और बिहार से जाते हैं दिल्ली, बॉम्बे या फिर पंजाब के किसी शहर में चले गए काम करने के लिए, कमाने के लिए, तो इस वजह से वहाँ का जो अकाउंट है ऑपरेट नहीं कर पाते। फिर जहाँ पे वो रह रहे हैं वहीं पे कोई अपना अकाउंट ओपन कर लेते हैं, जिससे वो अपना लेन देन करते रहते हैं। तो ये कुछ इसके पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं कि ये जो अकाउंट हैं इतने बड़ी संख्या में क्यों इनएक्टिव हुए हैं। फिर बात करें अगर हम कि गवर्नमेंट इसके लिए क्या कदम उठा रही है, तो सबसे पहला कदम तो गवर्नमेंट की तरफ से ही डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करने का, कि सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया कि आपके अकाउंट में कोई पैसा आ रहा है तब भी वो अकाउंट आपका इनऑपरेटिव नहीं होगा। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में होता क्या है, आपको आपको पता होगा ये जैम ट्रिनिटी के बारे में, मतलब जनधन अकाउंट, आधार और मोबाइल आप नंबर, ये तीनों आपके लिंक रहते हैं, तो ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आपके अकाउंट में रहता है। कि मतलब जो आधार आपका मोबाइल नंबर से कनेक्ट है और जो मोबाइल नंबर आपके जनधन अकाउंट से कनेक्ट है, तो पैसे सरकार भेजेगी तो आपके जनधन अकाउंट में आ जाएंगे। तो इस वजह से जो लोगों को ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिलता है, बहुत सारी स्कीमें हैं ना, जैसे किसान सम्मान निधि हो गया, ऐसे बहुत सारी स्कीमें होती हैं गवर्नमेंट की, जिसमें डायरेक्ट किसानों और जो लोग होते हैं उनके अकाउंट में पैसा आता है, तो उससे जो अकाउंट है वो चलता रहता है, इनऑपरेटिव नहीं होता। जब पैसा आता है तो लोगों को पता भी चलता है और लोग फिर निकालते भी हैं, तो वो ट्रांजेक्शन बना रहता है। फिर अकाउंट होल्डर कम्युनिकेशन भी, कि जैसे मान लीजिए कि किसी का अकाउंट है जो इनऑपरेटिव होने वाला है, तो बैंक जो है अपनी तरफ से जो भी उनके पास उपलब्ध एसएमएस, ईमेल है या लेटर है, भेजने का प्रयास करता है कि आपका अकाउंट इनएक्टिव हो चुका है या फिर इनएक्टिव होने वाला है, तो आप उसे रीएक्टिवेट करा सकते हैं। वैसे में ये भी है कि 2014 में अगर किसी का जो अकाउंट है वो ओपन हुआ होगा, हो सकता है कि गांव देहात में नंबर चेंज करना वो ऐसा बड़ी बात नहीं है, 2-3 साल में नंबर चेंज कर दिया, तो ऐसे में अगर बैंक कम्युनिकेट भी करना चाहेगा तो कम्युनिकेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ईमेल तो बहुत ही मुश्किल बात है, क्योंकि जनधन अकाउंट है, जो मोबाइल नंबर है उसी से कम्युनिकेट किया जा सकता है, तो मोबाइल नंबर ही जब ऑपरेटिव नहीं है तो फिर कम्युनिकेशन मिलता ही नहीं लोगों को, तो ये भी एक वजह होती है। अब आपको ये पता होगा कि इस बार की जो एमपीसी की बैठक हुई है उसमें आपको मैंने पूरा वीडियो बना करके बताया भी था। आपने अगर देखा नहीं है एमपीसी वाला वीडियो तो आप देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, और इस तरह के बहुत सारे वीडियोस मैंने आपके लिए बना रखे हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं सब आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। कि ये बताया था कि आरबीआई जो है एक स्पेशल री केवाईसी जो ड्राइव है वो लॉन्च करने जा रहा है, खास तौर पे जनधन अकाउंट के लिए, ताकि जो लोगों का केवाईसी की वजह से अकाउंट बंद है, मान लीजिए केवाईसी एक्सपायर हो गई जनधन अकाउंट के लिए जो चाहिए, तो उसके बाद फिर बैंक ने कहा होगा केवाईसी लाइए, और लोगों केवाईसी लाए नहीं होंगे, जिस वजह से ऑपरेट कर नहीं पा रहे होंगे, पैसा ना जा रहा होगा ना पैसा आ रहा होगा, इस वजह से जो अकाउंट है वो इनऑपरेटिव हो गया। तो आरबीआई इसके लिए ना स्पेशल ड्राइव लॉन्च की है कि अब फिर से लोगों की री केवाईसी करी जाएगी, और री केवाईसी करने के बाद जो अकाउंट ऐसे इनऑपरेटिव होंगे उन्हें फिर से ऑपरेटिव किया जाएगा। तो ये ग्राम लेवल पे होने वाला है। फिर बात करें अगर हम प्रधानमंत्री जन धन योजना की, तो इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल समझ लें। जैसे ये लॉन्च हुई थी 28 अगस्त 2014 को, तो अब इसको लगभग 11 साल होने वाले हैं।
ये अंडर आती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। उसका स्लोगन जब जो खुला था वो था मेरा खाता भाग्य विधाता। बहुत इंपॉर्टेंट ये स्लोगन है, पूछा जा सकता है। अगर वर्तमान समय की बात करें, एकदम लेटेस्ट डेटा है ये, कि इसमें जो टोटल डिपॉजिट्स हैं, मतलब जितने इनएक्टिव एक्टिव अकाउंट हैं 56 करोड़ लेकर के, तो 2.6 लाख करोड़ रुपीस का टोटल डिपॉजिट अभी भी इन अकाउंट्स में है। तो काफी बड़ा नंबर है। सोचिए कि अगर जनधन अकाउंट ओपन नहीं हुआ होता तो इतना जो पैसा है लोगों के पास कैश में ही रहता, और बहुत कम ही लोग होते जो बाकी और किसी अकाउंट में इसको जमा करते। तो ऐसे में ये बहुत बड़ा संख्या है, ये जो पैसा है ये बैंक में है। और रुपए डेबिट कार्ड जो इशू किए गए हैं वर्तमान समय में, तो उसकी संख्या यहाँ पे लिखी गई एग्जैक्ट आंकड़ा, और ऐसे आप जानना चाहें 38 करोड़ के आसपास रुपए डेबिट कार्ड इशू किए गए हैं जनधन अकाउंट में। केवल जनधन अकाउंट का ये डेटा आपको मैं बता रहा हूँ, ये लेटेस्ट डेटा है। फिर यहाँ पे अगर बात करें कोर पिलर्स की, PMJDY की क्या थी जनधन योजना की, सबसे पहला था बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, BSBD अकाउंट था। मतलब ये कि ये जीरो बैलेंस वाला अकाउंट था। आपको जनधन अकाउंट में किसी तरह का मिनिमम बैलेंस का झंझट नहीं होता है, जीरो बैलेंस का अकाउंट होता है। तो इस वजह से इसको खोला गया था, क्योंकि जो गरीब तबका है, गांव देहात के जो लोग हैं, उनके लिए मिनिमम बैलेंस वाली झंझट ना रहे। जैसे भी आपने देखा होगा ICI ने मिनिमम बैलेंस बढ़ा करके 50,000 कर दिया, फिर लोगों का हो हल्ला सुन करके उसे 15,000 कर दिया है। तो इस तरह की चीज़ें इनके लिए ना रहे, ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़े। वरना लोगों को अगर ऐसा भी कर देंगे कि 1,000 रुपये मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा, तो लोग नहीं खुलवाएंगे, कहेंगे 1,000 रुपये हम निकाल ही नहीं सकते, है ना। तो इस वजह से इसको जीरो बैलेंस रखा गया, ताकि सब लोग खुलवा सकें। इसमें एक बहुत स्पेशल फैसिलिटी थी जो कि ओवरड्राफ्ट की थी। मतलब इसमें 10,000 रुपए तक का जो ओवरड्राफ्ट है वो आपके अकाउंट पे मिल सकता था, एक अकाउंट पे पर हाउस होल्ड। मतलब एक पूरे घर में केवल एक को मिल सकता था ऐसे 10,000 रुपए का। और ये भी टिपिकली वुमेन को दिया जाता है, जो फैमिली की जो होती थी। वो भी कब? जब 6 महीने तक की सेटिस्फैक्ट्री कंडक्ट होता था आपके अकाउंट का, तब। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने अकाउंट खोला, सोचे एक अकाउंट खोल लेते हैं जीरो बैलेंस का, और जाते ही कहते हैं कि 10,000 रुपए का हमको ओवरड्राफ्ट दे दो तो मजे आ जाएंगे, ऐसा नहीं था। मतलब इसमें ओवरड्राफ्ट मिलता है आपको 10,000 रुपए तक का, लेकिन 6 महीने तक का आपका अकाउंट का कंडक्ट देखा जाता है कि पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, तब। ओके, तो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी प्राप्त हो सकती है इस अकाउंट में, जीरो बैलेंस का होने के बावजूद भी। फिर इसमें रुपए डेबिट कार्ड भी दिया जाता है। जो अकाउंट होल्डर होता है उसको इंश्योरेंस भी मिलता है। इसमें जो एक्सीडेंट इंश्योरेंस से पहले 1 लाख का था, इसे बढ़ा करके अब 2 लाख का कर दिया गया है। और शुरुआत में इसमें एक लाइफ कवर भी मिलता था 30,000 रुपए का, शुरुआत में ऐसे था। तो ये ऐसे जान करके रखिए, इसमें कुछ इंश्योरेंस वगैरह भी था। और सबसे बड़ा था इसका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाली स्कीम, कि जो लोग होते थे उनको ये बताया जा रहा था कि ये अकाउंट आप खुलवाओगे तो आपको बीच में मिडिल मैन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके अकाउंट में डायरेक्ट सरकार पैसा भेजेगी, जो भी योजना के लिए आपने अप्लाई किया होगा। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट इस योजना का था, जिसके आधार पर ये अकाउंट ओपन हुए थे इतने ज्यादा। तो ये थी पूरी न्यूज इस जनधन अकाउंट को लेकर के। सिर्फ 23% देख करके ही काम नहीं चलेगा, आपको डिटेल में चीजों को समझना चाहिए, ताकि कुछ भी अगर पूछा जाए तो आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। और अगर उसमें कुछ घुमा फिरा करके भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आता है तो आप उसका आंसर आसानी से कर सकें। तो आपको अगर ये न्यूज अच्छी लगी, ये क्लास अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करिए। इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी लोगों को बाय।